सो हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी CHSL 2024 के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसका 1 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी उसके अंदर जो भी फैक्ट्स होंगे वो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और मेरे नए सब्सक्राइबर जो भी हैं वो अपना नेम और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ी नॉइज़ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उस टाइम तक अपने सेटअप को सही कर लूँगी, तो इस वीडियो में नॉइज़ को इग्नोर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भटियाली फोक म्यूजिक मोस्टली संग बाई फिशरमैन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। भटियाली लोकगीत जो ज़्यादातर मछुआरों द्वारा गाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ से है, वेस्ट बंगाल से है। अब हम लोग और भी स्टेट्स के फोक म्यूजिक को देखेंगे। तो फर्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा होता है, मडिगा डप्पू, माला जमीडेका। दूसरा है, सेकंड है असम। असम में कौन कौन सा होता है, बिहू गीत, टोकरी गीत, कामरूपी लोकगीत, गोलपरिया लोकगीत और बोल गीत, ये होते हैं असम में। ये हो गया असम का फोक म्यूजिक। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में कौन कौन सा फोक म्यूजिक होता है, सोहर, समडुआन और नाचरी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में होता है पंडवानी। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में कौन कौन सा फोक म्यूजिक है, गरबा। गरबा एक डांस भी है और ये म्यूजिक में भी इंक्लूडेड है, दोहा और सानेडो। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में कौन कौन सा, झुमियार और डोमकच। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका में कौन कौन सा होता है फोक म्यूजिक, भावगीते, डोलू कुनीता। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। यहाँ पे है भावगीते, लावनी, पोबड़ा, भजन, प्रवचन, भक्ति गीते, नाट्य संगीत, भारूद, गोंधल, ललिता, अभंग और तुम्बाड़ी। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन सा होता है, संबलपुरी और ललिता। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में होता है महियान। नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कौन सा फोक म्यूजिक होता है, कौन सा लोकगीत गाया जाता है, सूफी, फोक रॉक। नेक्स्ट नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर कौन सा फोक म्यूजिक गाया जाता है, बिरहा। तमिलनाडु में कौन कौन सा है, नाट्टुपुरा, पडलगल, बिल्लूपट्टू। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में कौन कौन सा होता है, यहाँ पे होता है जानापड़ा, ग्यालू। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन कौन सा फोक म्यूजिक है, तमांग सेलो, बाउल, बहुला, भटियाली और कीर्तन। तो ये सारा याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी जिसमें इसे मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी, क्योंकि जो फोक म्यूजिक है, लोकगीत है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसे मैं ट्राई करूँगी जल्दी ही इसे ट्रिक के साथ लाने का। वैसे आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे, बार बार इसे रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में ये बहुत सारे जो फोक म्यूजिक है वो सेट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, Given below are the 5-year plans of India along with their duration. Which of the following are correctly matched? नीचे उनकी अवधि के साथ भारत की पंचवर्षीय योजनाएं दी गई है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से इसमें सही सुमेलित हैं, तो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है सेकेंड 5-year प्लान, जिसका ड्यूरेशन दिया है 56 से लेकर 61 तक। तो हम लोग यहाँ जो लिस्ट है उसमें से मैच करेंगे। तो फर्स्ट में सेकेंड 5-year प्लान, तो सेकेंड 5-year प्लान यहाँ पे है, ये है 56 से लेकर 61 यहाँ, और ऑप्शन में भी क्या दिया है, 56 से लेकर 61, तो ये हो जाएगा राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड 5-year प्लान। तो थर्ड 5-year प्लान कब से कब तक है, 61 से लेकर 66 तक। तो थर्ड 5-year प्लान भी यहाँ पे दिया हुआ है 61 से लेकर 66 तक, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, जो फोर्थ 5-year प्लान के बारे में दिया गया है। तो लिस्ट में देख लेते हैं फोर्थ 5-year प्लान। तो फोर्थ 5-year प्लान का ड्यूरेशन है 69 से लेकर 74।
तो 69 से लेकर 74, लेकिन यहाँ पे 66 से 71 दिया गया है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट। अब हम लोग सारे 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन को देख लेते हैं। ये सारे ड्यूरेशन को याद रखना, टाइम पीरियड जो भी दिया हुआ है उसे याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान है कब से कब तक, 1951 से लेकर 1956 तक। सेकेंड 5 ईयर प्लान है 1956 से लेकर 1961। थर्ड 5 ईयर प्लान है 1961 से लेकर 1966। और 3 5 ईयर प्लान के बाद क्या आया, 3 5 ईयर प्लान के बाद आया प्लान हॉलीडे, जिसका ड्यूरेशन है 1966 से 1969। ये 3 इयर्स के लिए आया, 3 इयर्स के लिए, इसे इस तरह से याद रखना है। और 3 5 ईयर प्लान के बाद प्लान हॉलीडे आया, उसके बाद आया 4th 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन था 1969 से लेकर 1974। तो सारे 5 ईयर प्लान 5 साल के लिए होते हैं, तो ये भी 5 ईयर्स के लिए है। फिर इसके बाद आया 5th 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन था 1974 से लेकर 1978, लेकिन ये ओनली 4 इयर्स के लिए ही था। उसके बाद आया 4th और 5th के बाद आया रोलिंग प्लान, और रोलिंग प्लान कब से कब तक के लिए आया, 1978 से लेकर 1980, 2 इयर्स के लिए रोलिंग प्लान आया। इस तरह से याद रखना है इसे। तो 3 इयर्स के बाद आया प्लान हॉलीडे, जो कि 3 इयर्स के लिए आया 1966 से लेकर 1969। और उसके बाद आया 4th 5th 5 ईयर प्लान, और उसके बाद आया रोलिंग प्लान, जो कि आया 2 साल के लिए 1978 से 1980। उसके बाद आया 6th 5 ईयर प्लान, जो कि कब से कब तक के लिए है, 1980 से 1985। उसके बाद आया 7th 5 ईयर प्लान, 1985 से 1990। और उसके बाद 6th 7th के बाद फिर से आया एनुअल प्लान, और ये भी 2 इयर्स के लिए ही आया। उसके बाद आया 8th 5 ईयर प्लान, 1992 से 1997। उसके बाद आया 9th 5 ईयर प्लान, 1997 से 2002। उसके बाद आया 10th 5 ईयर प्लान, 2002 से 2007। उसके बाद आया 11th 5 ईयर प्लान, 2007 से 2012। और लास्ट 5 ईयर प्लान कब से कब रहा, 2012 से लेकर 2017 तक। तो ये सभी 5 ईयर प्लान्स के ड्यूरेशन को ईयर्स के साथ अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी अलायंस पार्टनर IPFT रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड पॉस्थुमसली इन 2023? किस राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोगी IPFT के पूर्व अध्यक्ष को 2023 में पद्मश्री मरणोपरांत मिला? तो ये देख रहे हैं 2024 के एग्जाम्स में 2023 का करंट अफेयर पूछा गया है। तो इस तरह से जब 2025 का एग्जाम्स होगा तो आप लोगों को 2024 के सारे करंट अफेयर को, 1 ईयर के करंट अफेयर को अच्छे से याद रखना है। तो ये 2023 में किसे मिला पद्मश्री, जो कि बीजेपी अलायंस के प्रेसिडेंट थे और फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर थे, ये थे नरेंद्र चंद्र देववर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया वाज पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट अर्लियर? भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किसका हिस्सा था, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये अफ्रीका का हिस्सा था। अब ये किस तरह से हिस्सा था इसे देखेंगे। तो ये है इंडिया का मैप, ये इंडिया का मैप है। अब ये इधर जो पार्ट है इस साइड, जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसे बोलते हैं पेनिनसुलर पार्ट बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पार्ट बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भाग है ये भारत का। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये वो कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था पहले। तो देखेंगे इसमें, तो ये अर्लियर जो पहले जो ये था अर्थ था उसका ये डायग्राम है। पहले क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट था, कौन कौन सा, यूरेशिया
और गोंडवाना। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। ये जो गोंडवाना है वो बाद में बहुत सारे पार्ट में टूटा, जैसे कि किस में टूटा, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सारे पार्ट्स में जो कि कॉन्टिनेंट्स अभी के टाइम में है वो सब पार्ट में टूटे। अभी टूटने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंडिया है किसका पार्ट है, इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है। इंडिया है जो किसका पार्ट है, अफ्रीका का पार्ट है। इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो किसका पार्ट है, अफ्रीका का। तो इसीलिए इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट हो जाएगा वो कौन से कॉन्टिनेंट का हो जाएगा, वो अफ्रीका का हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। In which year did Johnson, Nicholas Bronsted and Thomas Martin Lowry propose the basic concept of acid and bases? किस वर्ष में जॉनसन, निकोलस ब्रॉन्स्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी ने एसिड और बेस की मूल अवधारणा का प्रस्ताव दिया था? तो एसिड और बेस के बारे में थॉमस मार्टिन लॉरी और निकोलस ब्रॉन्स्टेड ने कब दिया था इसके बारे में थ्योरी? 1921 में दिया था। और एसिड और बेस क्या होता है? एसिड जिसमें वैसा सब्सटेंस जो H+ रिलीज करता है, और बेसिस क्या होते हैं? ऐसा सब्सटेंस जो OH- रिलीज करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। विथ रेफरेंस टू DNA, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? DNA के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रतिलेखन की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है? तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जब DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। और जब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से RNA का फॉर्मेशन होता है, और RNA कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो जब इसमें इस DNA का जो 2 स्ट्रैंड्स है उससे जब RNA का फॉर्मेशन होगा तो किस तरह से होगा? सबसे पहले ये क्या होगा, जो डबल बॉन्डेड है वो क्या हो जाएगा? ये ओपन हो जाएगा। ये इस तरह से 2 बॉन्ड सेपरेट हो जाएगा। और सेपरेट होने के बाद क्या होगा कि जो DNA पे क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये होता है। और इसके अंदर जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें एक तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दोनों ही स्ट्रैंड पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं और दोनों एक दूसरे से बॉन्डिंग किए हुए होते हैं इस तरह से। तो जब ये सेपरेट होगा, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होगा, तो दोनों का जो नाइट्रोजनस बेस सेपरेट हो जाएगा इस तरह से। जिस पे जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा उस पे वो रह जाएगा और बॉन्ड के साथ वो सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह सेपरेट हुआ। अब इसके बाद जब किसका फॉर्मेशन होगा? RNA का। तो एक एंजाइम होता है RNA पॉलीमरेज, वो क्या करता है? सपोज ये पहला स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो इस पे जब फॉर्मेशन होगा तो इसके पैरेलल ही इसके सामने जो RNA के पास जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसका फॉर्मेशन होता जाएगा। और इस तरह से जो RNA पॉलीमरेज है वो उसे अटैच करता जाएगा, नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके पास नाइट्रोजनस बेस जो है और इसके पास जो नाइट्रोजनस बेस है RNA के पास, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो जब बॉन्डिंग करेंगे तो एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसमें सबसे मेन प्रिंसिपल कौन सा मेन फंक्शन होता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी का मेन फंक्शन होता है। और इस तरह से एक इससे RNA का फॉर्मेशन होगा और एक दूसरे जो DNA का स्ट्रैंड है उससे RNA का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से दो RNA का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। लंगबीर नृत्य इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? लंगबीर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ का है? उत्तराखंड का है। अब हम लोग और भी दूसरे स्टेट का फोक डांस को देख लेते हैं। तो उत्तराखंड का सबसे पहले देखेंगे।
तो ऑप्शन में जो स्टेट का दिया गया है सबसे पहले मैं उसी का डिस्कस करूँगी, क्योंकि एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं या फिर ऑप्शन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं नेक्स्ट टाइम आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले उत्तराखंड का देखेंगे। उत्तराखंड में कौन कौन सा फोक डांस है? पांडव नृत्य, चंचरी, भोटिया डांस, छपेली, झुमेलिया, थाली, बाजूबंद, चोलिया, लंगवीर नृत्य और जागर, झोरा, रमोला, बरदानाटी एंड छोलिया, ये सारे हैं उत्तराखंड के फोक डांस। नेक्स्ट है गुजरात। तो गुजरात में कौन कौन से फोक डांस होते हैं? डांडिया रास, गरबा रास, रास डांस, भवई, हुडो, पधार, सिद्धि धमल और टिप्पणी, ये हैं गुजरात के डांसेस, फोक डांसेस। चलते हैं हरियाणा पे। हरियाणा में है फाग, खोरिया, धमल, घूमर, झूमर, गुग्गा, लूर और सांग। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से फोक डांस है? चारकुला, रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा एंड कजरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर कैन यू फाइंड इमोटिकॉन्स इन द इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्सेशन विंडो? त्वरित संदेश वार्तालाप विंडो में आपको इमोटिकॉन्स कहाँ मिल सकते हैं? तो इमोटिकॉन्स कहाँ पे हो सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगाया है। तो ये है चैट विंडो कंप्यूटर में जो होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इमोटिकॉन्स यानी कि इमोजीज जो होते हैं जिसके द्वारा हम लोग इनडायरेक्ट वे में अपने एक्सप्रेशन को सेंड करते हैं, तो वो कहाँ पे होता है? देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉर्नर में है बॉटम में, वहाँ पे इमोटिकॉन्स का फ़ोटो बना हुआ है। तो यहीं पे लोकेशन होता है इमोटिकॉन्स का बॉटम में, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द चैट विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटीज हैज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली 100% डिजिटली लिटरेट पंचायत? निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली पूर्ण 100% डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत वो बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। तो केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इंडिया का ये फर्स्ट फुल्ली 100% डिजिटली लिटरेट यहाँ पे पंचायत घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द 2011 census of India, most of the people in India had out migrated from to the other state। यहाँ पे डैश होगा। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट के जो पीपल हैं, लोग हैं, वो दूसरे स्टेट में माइग्रेट हुए हैं? भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अधिकांश लोग अन्य राज्यों से बाहर चले गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा माइग्रेट हुए हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग दूसरे स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जियोइड इज डैश ऑफ द अर्थ? जियोइड पृथ्वी का डैश है। तो जियोइड किसे बोला जाता है? ये एक पृथ्वी का साइज होता है। तो पृथ्वी के साइज को ही जियोइड बोला जाता है। जियोइड का मतलब होता है इरेगुलर शेप, बॉल जैसा जो शेप होता है उसे ही जियोइड का स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसलिए अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है एक जियोइड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द ऑथर ऑफ द बृहद कथा कोश? निम्नलिखित में से कौन बृहद कथा कोश के लेखक थे? तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद कथा कोश के राइटर कौन थे? हरिसेना। तो बृहद कथा दो तरह का होता है, एक बृहद कथा होता है और एक बृहद कथा कोश होता है। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो इसमें क्या डिफरेंस है? बृहद कथा को किसने लिखा है? ये लिखा गया है गुणाध्याय के द्वारा और ये बिलोंग करता है सातवाहना के जो किंग थे हाला, उनके कोर्ट से। और बृहद कथा कोश किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है हरिसेना के द्वारा।
नेक्स्ट डिफरेंस है, बृहद कथा जो है वो बैसाखी लैंग्वेज में है और बृहद कथा कोश है जो संस्कृत लैंग्वेज में है। नेक्स्ट डिफरेंस है, बृहद कथा है जो इंडियन इपिक है जिसमें एक तरह का महाकाव्य है, और बृहद कथा कोश है जो एक जैन ऐसा कलेक्शन है जिसमें जैन स्टोरीज के बारे में लिखा गया, जैन के बारे में लिखा गया है इसमें, और उनके आइडियोलॉजी के बारे में बताया गया है। अब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसे देख लेते हैं ऑथर्स के साथ। तो अष्टाध्यायी के ऑथर कौन है? पाणिनि। महाभाष्य के ऑथर कौन है? पतंजलि। नागानंदा के ऑथर कौन है? हर्षवर्धन। नाई सदाचरिता, इसके लेखक कौन है? श्रीहर्षा। मृच्छकटिका के हैं शूद्रक। गीता गोविंदा के हैं जयदेव। नवरत्ना के हैं वीरसेना। मुद्राराक्षस के हैं विशाखदत्त। राजतरंगिणी के हैं कल्हन। कथा सरिता सागर के हैं सोमदेव। कामसूत्रा के हैं वात्स्यायन। प्रश्नोत्तर मल्लिका के हैं अमोघ वर्षा। स्वप्न वसतम, इसके हैं भाषा। बुद्धचरिता के हैं अश्वघोष। नाट्यशास्त्र के हैं भरत। अभिज्ञान शकुंतलम के हैं कालिदास। विक्रमोर्वशी के हैं कालिदास। रघुवंशम के भी हैं कालिदास। अमरकोशा के हैं अमरसंभा। सूर्य सिद्धांता और आर्यभट्टा, इसके हैं आर्यभट्ट। पंचतंत्र के हैं विष्णु शर्मा। नीतिसारा के हैं कमंडका। ऐहोल प्रशस्ति के हैं रवि कीर्ति। इंडिका के हैं मेगास्थनीज। और अर्थशास्त्र के हैं कौटिल्य। ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। भारत में राइट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट करने का, यानी कि किसे नागरिकता मिल सकती है इंडिया की, किसे नहीं मिल सकती है, ये सारे को रेगुलेट करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे जो सिटीजनशिप है उसे रेगुलेट करने का पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। इसके बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ये आर्टिकल 11 में बताया गया है। और ये पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था। सिटीजनशिप एक्ट को कब लाया गया था? 1955 में। अब इंडिया में देख लेते हैं कि किस तरह से सिटीजनशिप को हासिल किया जाता है। तो इसमें 5 तरह के रूल्स हैं: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। बाय बर्थ यानी कि यहाँ पे अगर जन्म हुआ है तो आप ऑटोमेटिक सिटीजन हो जाएंगे इंडिया के। बाय डिसेंट यानी पूर्वज लोग रह रहे हैं आपके, तो तब भी आप सिटीजन हैं इंडिया के। रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रेशन करवा के, या फिर नेचुरलाइजेशन यानी कि जितना भी जिस कंट्री का होता है, सपोज 5 इयर्स या फिर 6 इयर्स, इस तरह से रहने का ड्यूरेशन होता है। इतने दिन रहने पे आपको उस कंट्री का नागरिकता मिल जाती है। तो ये हो गया बाय नेचुरलाइजेशन। और या तो सिटीजनशिप बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी को एक्वायर करके भी सिटीजनशिप लिया जा सकता है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है ब्रांड, BRAND, B फॉर बर्थ, R फॉर रजिस्ट्रेशन, A फॉर एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, N फॉर नेचुरलाइजेशन और D फॉर डिसेंट।
तो इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सकेवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाई किरत खम्बू राय कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट। सकेवा किस राज्य के किरत खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। तो ये कहाँ सकेवा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। एस फॉर सकेवा, एस फॉर सकेवा और एस फॉर सिक्किम। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। सकेवा कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। अब हम लोग इंडिया के जितने भी नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल हैं उसे देखेंगे। सबसे पहले सिक्किम को देखेंगे। सिक्किम में कौन कौन सा फेस्टिवल होता है। माघ संक्रांति, गुड फ्राइडे, सकेवा, सागा दावा, लोसुंग, सोनम लोचार, लोसर, होली, रामनवमी। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। सियांग रिवर फेस्टिवल, पांग सऊ पास विंटर फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, सोलुंग, नयोकुम, लोसार फेस्टिवल जिसे मनाया जाता है मानपा ट्राइब के द्वारा, ड्री फेस्टिवल, बोरीबूट, लोकू, सांकेन और मोरिलंग। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन सा फेस्टिवल होता है। गंग नगई, लुई नगैनी, यसोंग डोल जात्रा, चेरोवा जो कि मणिपुर का न्यू ईयर होता है, कांग जो कि मणिपुर का रथ यात्रा होता है, हिक्रू, हितोंगवा, लाई हरोवा, कूट जो कि मनाया जाता है कुकी चिन मिजो के द्वारा, चुम्फा जो कि मनाया जाता है कौन से ट्राइब के द्वारा, नंगखुल नागास के द्वारा। और है कांग रथ यात्रा, चेरी ब्लॉसम, संगई, निंगोल, चैखोवा। ये सब है मणिपुर के फेस्टिवल्स। आगे चलते नागालैंड के फेस्टिवल्स पे। यहाँ पर मनाया जाता है हॉर्नबिल, मोआट्सू, येलोंग, हेगा, बुसू, सक्रेनई, मिमकुट, सुखनई, सुमी नागा, टुलनी, एलोंग, लुइरा, फानित फेस्टिवल, नंग्क्योलेम, मिमकुट, सक्रेनई और योसांग। नेक्स्ट है मिजोरम। यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं। बीजू, छापछारकूट, मीमकुट और पालकुट। यानी कि कूट वाले जो भी फेस्टिवल्स हैं वो कहाँ मनाए जाते हैं, मिजोरम में। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं। सैड सुक म्यांसिम, नोंगक्रेम फेस्टिवल, बैद्यान कलाम फेस्टिवल, साद सुकरा, बांग्ला फेस्टिवल और स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन कौन से फेस्टिवल है। खर्ची पूजा, पिलाक फेस्टिवल, अशोकाष्टमी फेस्टिवल और गदिया पूजा। ये सारे हैं त्रिपुरा के फेस्टिवल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द ट्रेड बैलेंस ऑफ ए कंट्री। किसी देश का व्यापार संतुलन क्या होता है। तो ट्रेड ऑफ बैलेंस का मतलब क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये निकलेगा ट्रेड ऑफ बैलेंस किसी कंट्री का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल यू फाइंड द 6 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की 6 मुख्य श्रेणियों के बारे में पता चलता है, ज्ञात होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। इसका पार्ट 3 हो जाएगा। हम लोग सारे पार्ट्स को देख लेते हैं और यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगी जिसके हेल्प से आप इसे याद रख सकते हैं। कहीं पे अगर डाउट हो तो इससे आपको राइट आंसर मार्क करने में हेल्प मिलेगा। तो पार्ट 1 है किसके बारे में है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। पार्ट 5 है द यूनियन, आर्टिकल 52 to 151। नेक्स्ट है पार्ट 6 द स्टेट्स, आर्टिकल 152 to 237। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताते चलूँगी। तो स्टार्टिंग से 1 से लेकर 6 तक के
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है पार्ट 7 स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, जिसे रिपील कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, जो कि आर्टिकल 238 में था। नेक्स्ट है पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 239 टू 242। पार्ट 9 पंचायत, आर्टिकल 243 टू 243 ओ। नेक्स्ट है पार्ट 9A म्यूनसिपलिटीज, आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG। तो ये दोनों भी आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 9 और 9A। उसके बाद है पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसका आर्टिकल है 243ZH से लेकर 243ZT। नेक्स्ट है पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 244 से लेकर 244A। नेक्स्ट है पार्ट 11 आर्टिकल 11 में क्या है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल 245 से लेकर 263। नेक्स्ट पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, आर्टिकल 264 से लेकर 300A। तो इस तरह से आप लोग सारे आर्टिकल पार्ट को कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं बता देती हूँ और ट्रिक बता देती हूँ। तो 1 से लेकर 7-8 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पार्ट 9 है और 9A इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है इलेक्शंस, पार्ट 15, ये इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन जिसका आर्टिकल है 324 से लेकर 329A। उसके बाद है पार्ट 17 और पार्ट 18। पार्ट 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 243 से लेकर 351 तक। और उसके बाद है पार्ट 18 जिसमें है इमरजेंसी प्रोविज़न, जिसका आर्टिकल है 352 से लेकर 360। उसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है, पार्ट 20 इम्पोर्टेंट है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। अब मैं ट्रिक के हेल्प से सारा बता देती हूँ, क्योंकि ये जो मैंने बताया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी के टाइम पे किसी भी पार्ट के बारे में पूछा जा सकता है इसलिए ट्रिक के हेल्प से कुछ हिंट को याद रखना है। तो ट्रिक क्या है देखेंगे। तो यहाँ पे है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP। उसके बाद यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP, मीट चाइल्ड श्याम राम। तो ये एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद है फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन। उसके बाद है ईट मैगी एज टेस्टी। इस तरह से 3 सेंटेंसेस को अलग अलग याद रखना है, उससे आप लोगों को सारे आर्टिकल्स, सारे पार्ट का हिंट मिल जाएगा। तो यू से हो गया यूनियन टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। कैन से हो गया सिटीजनशिप, फ्लाई से हो गया फंडामेंटल राइट, डायरेक्टली से हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्रॉम से हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज, यू से हो गया यूनियन, एस से हो गया स्टेट्स। इसी तरह से जितने भी मैंने बताया है ट्रिक में, उसके हेल्प से आप लोग सारे टर्म को याद रख सकते हैं कि कौन से पार्ट में कौन सा किस चीज़ के बारे में दिया गया है। यू से हो गया यूनियन टेरिटरीज, पी से हो गया पंचायत, मीट से हो गया म्यूनसिपलिटीज, चाइल्ड से हो गया कोऑपरेटिव, श्याम से हो गया शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, राम से हो गया रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड इट्स द स्टेट्स। इसी तरह से सारे का मैंने बनाया है, इसलिए तीनों सेंटेंसेस को अलग अलग याद रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स निवास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये है सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में। तो अब वैसे तो इंडिया में बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ पे मैं माउंटेनियरिंग और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इंडिया में इंस्टीट्यूट है उसे मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो कहाँ है? दार्जिलिंग में। कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ है? उत्तरकाशी में, जो कि है उत्तराखंड में। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स ये कहाँ है? पहलगांव, जो कि है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स जो कहाँ है? दिरांग में, और ये कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है सोनम ग्याटसो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो कि है गैंगटॉक में, और ये कौन से स्टेट में है? सिक्किम में। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स जो कि कहाँ है? मनाली में, और ये कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग जो कि कहाँ है? गुलमर्ग, और ये कौन से स्टेट में है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। नेक्स्ट एंड लास्ट गार्डियन गिरी प्रेमी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। तो स्पोर्ट्स से जितने भी इम्पोर्टेंट थे नेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड वो सारे मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, इसे आप रिवाइज करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने किस वर्ष में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। भारत ने 1951 में एशियन गेम्स को होस्ट किया था। अब हम लोग एशियन गेम्स के बारे में सारे फैक्ट्स को देखेंगे। तो एशियन गेम्स को पहले क्या बोला जाता था? एशियाड बोला जाता था, और ये हर 4 साल पे खेला जाता है। और इसे फर्स्ट टाइम इंडिया में कब खेला गया था? और 1951 में खेला गया था। और इसका एशियन गेम्स का फर्स्ट गेम्स इंडिया में ही खेला गया था, और ये इंडिया का फर्स्ट टाइम था, और एशियन गेम्स का भी फर्स्ट गेम इंडिया में ही खेला गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1951। और इसके बाद 1951 में फर्स्ट टाइम खेला गया, और सेकेंड टाइम इंडिया में कब खेला गया? 1982 में खेला गया, यानी कि इंडिया में दो बार खेला गया है एशियन गेम्स, 1951 में और 1982 में। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि एशियन गेम्स कौन से ईयर में कहाँ पे होगा। 2022 में कहाँ पे हुआ था? चाइना में, हांगजाओ चाइना में। 2026 में कहाँ पे होगा? जापान में। 2030 में कहाँ पे होगा? दोहा में होगा, जो कि कहाँ है? कतर में। और 2034 में होगा रियाद में, जो कि कहाँ है? सऊदी अरबिया में। अब हम लोग 2022 का जो कि लास्ट एशियन गेम्स था उसके बाद अब 2026 में होगा, उसका देख लेते हैं मेडल्स किसने कितना जीता और इंडिया का क्या रैंक था। तो इंडिया ने इसमें गोल्ड कितने जीते हैं? 28, सिल्वर 38 और ब्रोंज 40 जीते हैं टोटल, यानी कि 106 मेडल्स। और इंडिया का रैंक क्या था? 4th रैंक था। और इसमें फ्लैग बियरर्स कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी में थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बरगोहेन, और फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे? पिया श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया बिगिंस ऑन 1 अप्रैल एंड इन्स ऑन। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और कब समाप्त होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर कब से कब चलता है? 1 अप्रैल से चलता है 31 मार्च तक ये चलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च को एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी समाज को इस्टेब्लिश किया गया है उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी ईयर बाय ईयर याद देखेंगे। सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था ब्रह्मो समाज को,
कब किया गया था? 1828 ईस्वी में। किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने किया था। और इसे स्टार्टिंग में क्या बोला जाता था? शुरुआत में ब्रह्मो सभा बोला जाता था और बाद में इसे ब्रह्मो समाज बोला जाने लगा। नेक्स्ट है बेदा समाज। बेदा समाज को किसने इस्टेब्लिश किया था? केशव चंद्र सेन और सिद्धारालू नायडू ने इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे किया था? मद्रास में। और कब किया था? 1864। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1828 के बाद 1864 में बेदा समाज को इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज को किसने इस्टेब्लिश किया? तो इसे केशव चंद्र सेन के इन्फ्लुएंस में उनके साथ मिलकर महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे किया? बॉम्बे में। और कब किया? 1867 में। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज। इसे किसने इस्टेब्लिश किया? ज्योतिराव फुल्ले ने किया। कब किया? 1873 में। नेक्स्ट है आर्य समाज। इसे किसने इस्टेब्लिश किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया 1875 ईस्वी में। कहाँ पे? मानिक चंद्र वाटिका इन बॉम्बे। और इसे बाद में 1870 ईस्वी में इसे बाद में लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया। और लास्ट है देवा समाज। इसे इस्टेब्लिश किसने किया? शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। और कब किया? 1887 में किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन ए चेस बोर्ड? शतरंज बोर्ड पर कितने वर्ग होते हैं? तो चेस बोर्ड में देखा होगा आप लोगों ने, इस तरह से बहुत सारे स्क्वायर बने होते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि कितने इसमें स्क्वायर होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं? 64 स्क्वायर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दलेर मेहंदी इज अ फेमस सिंगर ऑफ ए पॉप सॉन्ग्स मेनली इन विच इंडियन लैंग्वेज? दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा में पॉप संगीतों के प्रसिद्ध गायक हैं? तो दलेर मेहंदी कौन से पॉप म्यूजिक से रिलेटेड है? ये पंजाबी सॉन्ग्स गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द एवरेज फंक्शन इज लिस्टेड इन द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ विच दिस टूल्स? एवरेज फंक्शन इनमें से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध है? तो एवरेज फंक्शन का मतलब समझ ही रहे होंगे कि ये सम करने से रिलेटेड है। तो आप लोग इसमें डायरेक्टली भी ऑप्शन मार्क कर सकते थे ऑटो सम फंक्शन। वैसे मैं यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगाया है स्क्रीनशॉट लेकर कंप्यूटर का। तो यहाँ पे जो भी फार्मूलाज ये सब होता है वो किस में होता है? MS एक्सेल में होता है। ये क्या है? MS एक्सेल मैंने ओपन किया है। तो MS एक्सेल को जब आप लोग ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन होकर आएगा। और इसमें क्या क्या देख सकते हैं? क्या क्या है? फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज है, डेटा है, इस तरह से दिया गया है। तो एवरेज है तो ये फार्मूलाज के अंदर आएगा। तो फार्मूलाज पे टैप क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे एक ऑटो सम का फंक्शन ओपन होकर आता है। तो उसके बाद इस पे जाएंगे, ऑटो सम पे जाएंगे और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये जो सम है, एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्स है, मिन है, ये सारे ओपन होकर आएगा। अब इसमें क्या करना है? हम लोगों को एवरेज वाला सेलेक्ट कर देना है। तो ये फंक्शन यूज हो जाएगा। तो इस तरह से ये कहाँ पे आया? ये आया, ये कहाँ पे आया? ये आया MS एक्सेल के ऑटो सम वाले फंक्शन में। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो सम फंक्शन। एवरेज कहाँ पे आएगा? ऑटो सम फंक्शन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज बीन डिक्रीजिंग सिंस? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कब से घट रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1981। 1981 से भारत की जनसंख्या है जो परसेंटेज वाइज घट रही है। तो 51 का डेटा नहीं दिया गया है, 1961 का दिया गया है। यहाँ पे कितना परसेंट चेंज हुआ? 21.6। उसके बाद 1971 का दिया हुआ है 24.8 हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद 1981 में आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 24.8 से 24.7 हो गया, यानी कि ये डिक्रीज हो गया। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि 1981 से इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो घटा है। यहाँ पे क्वेश्चन था ग्रोथ रेट इंडिया का कौन से ईयर में घटा है? 1981 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। एज ऑफ मार्च 2024 हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन है जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव। ये चेयरपर्सन है 2024 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग नेशनल ग्रीन एनजीटी के। अब हम लोग एनजीटी के बारे में देख लेते हैं। तो एनजीटी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है। और ये कौन से एक्ट के द्वारा बनाया गया है, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और नेचुरल रिसोर्सेज को बचा कर रखना। और ये इंडिया जो है एनजीटी को लाने वाला तीसरा कंट्री है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसके बाद है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, दिल्ली में है। और इसका रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है, भोपाल में, पुणे में, कोलकाता और चेन्नई में। और इसके चेयरपर्सन कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। और ये किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। अब हम लोग और भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं उसे देख लेते हैं। तो इसमें है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और लास्ट है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये जो सारे एक्ट्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर्स पसंद आई होगी। और ये था आज के वीडियो का CHSL 2024 का 1 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस। इसके रिगार्डिंग, इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी अगर सजेशंस होगा या फिर कुछ डाउट्स होगा वो कमेंट में ज़रूर लिखें, उसे मैं ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करूँगी, उस चीज़ को सही करूँगी, इसलिए उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।